नमस्कार साथियों, मीमांसा पर फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो कविताएं उत्साह और अट नहीं रही है। दोनों ही कविताओं से जितने भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं, जिनकी संभावना है, वो सभी प्रश्न आज आपको हम इस वीडियो में करवाएंगे। साथ साथ में समझाते हुए चलेंगे ताकि पूरा पाठ आपके पूरा वापस एक बार इसका रिवीजन हो सके और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं उत्साह और अट नहीं रही से। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कविता का नाम उत्साह क्यों है। इस कविता में कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, वह बादल उनका एक सबसे पसंदीदा विषय है जिस पर वो कविताएं करते हैं। कवि का ये मानना है कि बादल जो है, बादल एक तो होता है बादलों का बरसना, तो बादल जब बरसते हैं तब उससे ज्यादा प्रभाव नहीं होता है, पर जब बादल गरजते हैं तब क्या होता है कि उससे एक प्रभाव जो है वह हमें दिखाई देता है। बादलों के गरजने से ही कवि का मानना है कि क्रांति संभव होती है। यहाँ पर यह कविता सांकेतिक अर्थ करती है, जैसे कि जिस तरह से कि गर्मी में बादल जब बरसते हैं तब क्या होती है, ठंडक होती है और फसलें जो होती है वो उगती है, नई फसल उगती है। पर यहाँ पर कविता का सांकेतिक अर्थ क्या है, वह यह है कि जो संसार में जो लोग दुखी हैं, सांसारिक कष्टों से जो त्रस्त हो चुके हैं, उनके सांसारिक कष्टों का निवारण एक ही तरीके से होगा और वह है क्रांति से। क्रांति से ही जीवन में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो इस कारण से कवि यहाँ पर बादलों को बरसने के लिए नहीं करता, वो क्या कहता है, तुम गरजो, अगर तुम गरजोगे तो परिवर्तन होगा और जो परिवर्तन होगा उससे नया जीवन होगा और नया जीवन से जो है वो संसार में सुख और शांति की स्थापना होगी। तो इस तरह से कविता उत्साह यह करती है। और अट नहीं रही है में कवि जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करता है, वसंत ऋतु का वर्णन करता है। तो इस तरह से दोनों कविताएं आपके कोर्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग दुखी हैं। सभी लोग किस कारण से दुखी हैं? गर्मी के ताप के कारण। अब देखिए यहाँ पर दो अर्थ चलेंगे। गर्मी के ताप का मतलब है सांसारिक दुख, मतलब लोग, संसार में जो लोग हैं वो बहुत अधिक दुखी हैं, जिस कारण से कवि जो है उनके लिए बादलों के यानी कि क्रांति के होने का आह्वान करता है। बादल आते हैं, कहां से आते हैं? अज्ञात दिशा से, मतलब हमें ये पता नहीं होता है कि बादल कौन सी दिशा से आएंगे। उत्साह कविता की भाषा है खड़ी बोली। खड़ी बोली में भी कौन से शब्द? संस्कृत निष्ठ शब्द। कौन से? संस्कृत निष्ठ शब्द, मतलब थोड़े से ऐसे शब्द जो कि कठिन होते हैं, दुरूह होते हैं, जिनका सामान्य अर्थ नहीं निकलता, सामान्य लोग जो है वो समझने में जिनको मुश्किल आती है, तो वे जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं संस्कृत निष्ठ शब्द। फिर हम बात करते हैं गुण कौन सा है? ओज गुण है। ये हम बार बार ये गुणों की बात करते हैं कि गुण जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण, जिसमें मोटिवेशन, जिसको पढ़ते ही जोश आ जाए, ऐसे शब्दों में जो शब्द होते हैं उनमें कौन सा गुण होता है? वो होता है ओज गुण। तो उत्साह भी ऐसी ही कविता है। अट नहीं रही है कविता में कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? तो वो है वसंत ऋतु का। अट नहीं रही है कविता में संदेश किसे देता है? कवि देता है अपने प्रियतम को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कवि अपने प्रियतम को वो संदेश देता है कि फागुन की सुंदरता इतनी हो रही है कि वह उसकी आंखों में नहीं समा पा रही है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। दो शब्द है पर दोनों का अर्थ अलग है। और दूसरे पर का अर्थ क्या है? प्रदान करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया वो भी है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपकी परीक्षाओं में आपने देखे होंगे। कवि का प्रिय घर को किस सुगंध से भरता है? अपनी श्वास से, यानी कि जो उसका जो प्रियजन है उसका घर उसकी श्वास से भर देता है। चारों ओर सौंदर्य व्याप्त है, किसका? प्रकृति का। आंख नहीं हटती, किससे नहीं हटती? कवि की आंख, वो है प्रकृति के सौंदर्य से। निदाघ का सांकेतिक अर्थ क्या है? निदाघ का सांकेतिक अर्थ है सांसारिक कष्ट, यानी गर्मी तो है ही है, सांसारिक कष्ट भी है। जल का बरसना शांति और सुख का प्रतीक माना जाता है। फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या आ गई है? खुशी आ गई है, यह ध्यान रखिएगा। वन के वैभव में क्या भरा हुआ है? शोभा और सौंदर्य भरे हुए हैं। अट नहीं रही है में कौन सा गुण है? ध्यान रखिएगा, इस कविता में प्रसाद गुण है। प्रसाद का मतलब गुण कौन सा होता है? जो कि पढ़ते ही समझ में आ जाए। सामान्य अर्थ। निराला कौन से वाद के हैं? तो वो छायावाद के कवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
निराला द्वारा संपादन कौन कौन सी पत्रिकाएं थी? पत्रिका कौन कौन सी थी? देखिए, एक का नाम है समन्वय और दूसरी का नाम है मतवाला। निराला ने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था। उत्साह गीत कौन सा है? तो ये देखिए आह्वान गीत, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। आह्वान का मतलब होता है बुलाना, मतलब किसी चेंज के लिए जब किसी को आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है, तब उसको आह्वान कहते हैं। ये सामान्य अर्थों में नहीं है, ये विशेष अर्थों में बुलाना होता है। कवि द्वारा आह्वान किसका किया जा रहा है? वो है बादलों का। तो कवि का फेवरेट सब्जेक्ट है बादल। बादल सुंदर है काले घुंघराले बालों के समान। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कवि जो होते हैं वो बच्चों के काले घुंघराले बाल होते हैं, उनके समान ही वो बादलों को सुंदर मानता है। बादलों को कल्पना माना है, कौन सी कल्पना? बाल कल्पना, मतलब बच्चों की कल्पना। बच्चे जो होते हैं वो बादलों में तरह तरह के रूप देखते हैं, कोई हाथी का देखता है, कोई भालू का देखता है कि बादल का आकार कैसा है। तो उसी कारण से कवि यहाँ पर बादलों को बालकों की कल्पना के समान मानता है। बादलों के हृदय में सुंदरता छिपी है, कौन सी? विद्युत की सुंदरता। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। कवि ने बादलों को कहा नवजीवन वाले। नवजीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नवजीवन क्यों? क्योंकि बादल जब बरसेंगे तब फसल उगेगी, नई फसल उगेगी। उसी तरह से जब बादल बरसेंगे, बादल जब गरजेंगे, तब उससे जो बारिश होगी, उससे जो सुख और शांति होगी, वह लोगों को एक नया जीवन प्रदान करेगी। इसी कारण से कवि बादलों को नवजीवन वाले कहता है। कविता में नाद सौंदर्य है। अभी समझना बात को, क्या होता है नाद सौंदर्य? नाद सौंदर्य यानी होता है संगीतात्मक, संगीत, म्यूजिक में कविता को लिखना। सिंपल से शब्दों में बात करें तो म्यूजिक में लिखना, जैसे घेर घेर गोर, अब बाल कल्पना कैसे पाले। तो इस तरह से एक गीत आता है। गीत यानी गीत किसका होता है? म्यूजिक से रिलेटेड होता है। इसी कारण से नाद सौंदर्य है। शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, इसका अर्थ होता है सौंदर्य से भरपूर। पाठ पाठ और पर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। एक शब्द जब 2 बार आता है, दोनों बार उसका अर्थ वहां पर सेम होता है, तब वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। वैसे तो यहाँ पर कविता में दोनों का अर्थ अलग अलग है, पर केवल पर्टिकुलरली शब्दों की बात करने पर यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश हमने इसलिए लिखा है। बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का। बहुत इंपॉर्टेंट है। नूतन कविता से आशय क्या है? नया जीवन। ये हमने बार बार बात की है, नया जीवन, नवजीवन। निराला का पसंदीदा विषय है बादल, उनका फेवरेट सब्जेक्ट है बादल। धाराधर यानी क्या होता है? बादल होता है। फर्स्ट लाइन में वो धाराधर ओ, तो धाराधर यानी बादल। बादल का मानवीकरण बच्चे से किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूरी कविता में बादल का मानवीकरण किया गया है। वो किसे किया गया है? एक बच्चे से। बच्चे की कल्पना, बच्चे के घुंघराले बाल, इस तरह से पूरा बच्चे से मानवीकरण है। वज्र का मतलब होता है कठोर या भीषण। निदाग यानी गर्मी या सांसारिक दुख, हम बात कर चुके हैं। पाठ पाठ यानी जगह जगह। घेर घेर गोर यानी अनुप्रास अलंकार है। बाल कल्पना कैसे से उपमालंकार है। घेर घेर ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शैली कैसी है? संबोधनात्मक। शैली का मतलब होता है कि वो किस शैली में, कौन से स्टाइल में, हम साधारण शब्दों में बात करें कौन सी स्टाइल में लिखी गई है, तो संबोधनात्मक, मतलब किसी को संबोधित किया गया है। किसको? बादलों को। फागुन की तन में कौन सा अलंकार है? फागुन की तन में मानवीकरण अलंकार है। तो इस पूरे वीडियो में सारे क्वेश्चन जो हमने कवर किए हैं, सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अब अगर और कोई, अगर आपके अगर कोई प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।